Good evening, students. My name is Hemlat Yadav, and I'm explaining you chapter 3 of class 12th biotechnology. This is the third chapter. This is genomics and bioinformatics. Introduction is genomic was coined by Thomas Roeder in 1986. So genomic term was introduced by Thomas Roeder and in 1986 to describe scientific discipline of mapping, sequencing and analyzing genomes. तो जब भी हम डीएनए की मैपिंग कर रहे हैं या सीक्वेंस कर रहे हैं उसको या एनालाइज कर रहे हैं जीनोम को, तो उस पूरे साइंटिफिक डिसिप्लिन को जीनोमिक्स कहेंगे. सो इस जीनोमिक्स में पर्टिकुलरली जो थॉमस रॉडर ने 1986 में टर्म दी, वो इस साइंटिफिक डिसिप्लिन को डिस्क्राइब करने को दी कि जिसमें मैपिंग, सीक्वेंसिंग और जीनोम का एनालिसिस होता है. एच विंकर 1922 में कॉइन करी टर्म जीनोम to implicate the complete set of chromosomal and extra chromosomal genes of an organism. उसने complete set of chromosome को और extra chromosomal genes organism को implicate करने को कहा जीनोम वर्ड. तो जीनोम स्लाइटली डिफरेंट होता है जीनोमिक्स से. जीनोम होता है जो भी किसी ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट सेट होता है क्रोमोसोम का, और इवन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन भी जो उसके माइटोकॉन्ड्रिया या सेल ऑर्गेनलीज में मिलती हैं या किसी वायरस में मिलती हैं, तो इसको जीनोम बोलते हैं. फर्स्ट, द फील्ड ऑफ जीनोमिक रिलाइज अपॉन द बायो इन्फॉर्मेटिक्स. जीनोमिक का फील्ड जो है जहां पर हम जीन मैपिंग करते हैं, सीक्वेंसिंग एनालाइजिंग जीनोम करते हैं, वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे डिपेंड करता है, विच इज द मैनेजमेंट एंड एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का मैनेजमेंट है और एनालिसिस है. तो यहाँ बायो इन्फॉर्मेटिक की भी आप इंट्रोडक्शन समझ रहे हो कि बायो इन्फॉर्मेटिक क्या है. इट इज द मैनेजमेंट एंड एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डाटाबेस. डाटाबेस में स्टोर करता है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को. ड्यूरिंग द मिड 1980s to late 1980s, researchers started to use computer as central sequence repository. रिसर्चर्स कंप्यूटर को सेंट्रल सीक्वेंस रिपोजिटरी के फॉर्म में यूज करते थे. मतलब जितना भी रिसर्च वो करते थे अपना डाटा को उसके अंदर एक स्टोर करके रखते थे, फ्रॉम वेयर द डाटा कुड बी एक्सेस रिमोटली. जब भी कोई डाटा जरूरी डाटा चाहिए होता था तो वो उन्हें मिल जाता था. तो एक हम कह सकते हैं लाइब्रेरी की तरह, एक रिपोजिटरी की तरह, डाटा बेस की तरह वो कंप्यूटर में डाटा स्टोर करते थे. मिड 1980 से लेट 1980s तक रिसर्चर ने कंप्यूटर्स को सीक्वेंस का रिपोजिटरी माना. एंड लेटर 1990s में जीनोमिक को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया एकेडमिक अंडरटेकिंग टू अ सिग्निफिकेंट कमर्शियल एंडेवर कोर्स फॉलोड बाय बायोइन्फॉर्मेटिक्स अ फ्यू ईयर. ये जीनोमिक का जो कोर्स था उसके बाद पहले बायोइन्फॉर्मेटिक करते थे बच्चे स्टूडेंट्स और फिर जीनोमिक का कोर्स करते थे. तो ये इन्होंने एक अंडरटेकिंग रिलेटेड कोर्स है, क्योंकि बिकॉज जीनोमिक का फील्ड जो है वो बायो इंफॉर्मेटिक्स पे ही रिलाई करता है पूरी तरह से. In retrospect, the genomic really began with the conception of Human Genome Project. जीनोमिक रियरली जब लोग कंसेप्चुअली तब उसके बारे में सोचने लगे जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया मिड 1980s में. इन यूनाइटेड स्टेट्स द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ऑफिशियली स्टार्टेड ऑन October 1. तो यूनाइटेड स्टेट्स में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था October 1, 1990s में. 15 ईयर ओल्ड प्रोग्राम था ये. इसमें मैप करना था, सीक्वेंस करना था कंप्लीट सेट ऑफ ह्यूमन जीनोम्स को, ह्यूमन के सारे क्रोमोसोम्स को सीक्वेंस करना था, एज वेल एज दोज ऑफ सेवरल मॉडल ऑर्गेनिज्म, और सेवरल मॉडल ऑर्गेनिजम्स के क्रोमोसोम को भी करना था. कुछ जैसे अरेबिडोप्सिस थैलियाना, वीट, यीस्ट, इकोलाई एंड सी एलिगेंस, नीमेटोड, इन सब के भी ये कुछ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म थे, मॉडल ऑर्गेनिजम्स. इनके भी जीनोम ह्यूमन जीनोम के साथ साथ सीक्वेंस करने थे. तो गोल ऑफ सीक्वेंसेस वाज एस्टिमेटिंग 3 बिलियन बेस पेयर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम. ह्यूमन जीनोम का 3 बिलियन बेस पेयर्स तो निकालना ही था, कंसिडरिंग फ्यू लेबोरेटरीज
in 1990 sequence just 1 lakh न्यूक्लियोटाइड। तो कुछ लेबोरेटरीज ने 1990 में के अंदर सिर्फ 1 लाख न्यूक्लियोटाइड ही ढूंढ पाए थे। बाय 1993 ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हैड बिकम एन एस्टैब्लिश इंटरनेशनल एफर्ट। तो 1993 3 साल बाद तक वो एक इंटरनेशनल एफर्ट बन गया था। Strategy of this international project was to make a series of map of each human chromosome at increasingly finer resolution। और ये स्ट्रेटेजीज, अब ऐसी स्ट्रेटेजीज यूज होने लग गई थी कि प्रोजेक्ट में सीरीज ऑफ मैप बनने लगे ईच ह्यूमन क्रोमोसोम के इंक्रीजिंगली फाइनर रेजोल्यूशन पे। इन दिस अप्रोच chromosome was divided into smaller fragments that could be cloned, and then the fragments were arranged to correspond to their location on a chromosome। और फिर उसके बाद अप्रोच आने लग गई कि क्रोमोसोम को छोटे छोटे फ्रैगमेंट में डिवाइड करेंगे जिनको हम क्लोन कर सकते हैं, और फिर फ्रैगमेंट को अरेंज करके उनकी लोकेशन भी क्रोमोसोम पे बता पाएंगे, यानी कि मैप कर पाएंगे उनको हम। ईच ऑफ द ओल्ड ऑर्डर्ड फ्रैगमेंट वुड बी सीक्वेंस, और फिर ऑर्डर फ्रैगमेंट का ऑर्डर सीक्वेंस किया जाएगा। Progress in stages. G. Craig Venter, a researcher at the National Institute of Health, and his colleagues in early 1990s devised a new ways to find gene. G. Craig Venter ने एक नया तरीका ढूंढा जीन को फाइंड करने का। rather than taking the human genome project strategy of sequencing chromosomal DNA one base at a time, his group isolated messenger RNA molecule, copied this RNA molecule DNA, and then sequence a part of these DNA molecules to create express sequence tag EST। तो क्रेग वेंटर ने क्या किया, एक एक डीएनए को सीक्वेंस करने की जगह उसने मैसेंजर आरएनए निकाल लिए ह्यूमन टिश्यूज में से, और फिर उनके आरएनए से उसने डीएनए बनवाए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से, एंड देन सीक्वेंस किया इन डीएनए मॉलिक्यूल्स का। और ये सिर्फ वही वाले डीएनए पार्ट्स थे जो एक्सप्रेस हो सकते थे। आपको पता है कि जो डीएनए है वो सेंट्रल डॉगमा के अकॉर्डिंग डीएनए अपने आप का कॉपी बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, यानी कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपी बनाता है, फिर ये आरएनए प्रोटीन्स बनते हैं। तो इसने आरएनए ही ले लिए हैं, और आरएन और पूरा फुल डीएनए का आरएनए भी नहीं बनता, क्योंकि यूकैरियोटिक जीन्स में एक्सॉन्स होते हैं, एक्सप्रेस सीक्वेंस, जो आरएनए के अंदर जाते हैं, एमआरएनए के अंदर जाते हैं, एंड इंट्रॉन्स होते हैं बीच बीच में, जो कि होते हैं इंटरवीनिंग सीक्वेंस, जो कट आउट हो जाते हैं, जिनका कोई आरएनए में कोई सीक्वेंस नहीं जाता। तो एक्सॉन्स, दो एक्सॉन्स के बीच में फिर दोबारा से यहाँ पर एक एक्सॉन आएगी, तो दो एक्सॉन के बीच में इंट्रॉन होती है। तो इंट्रॉन इज द रिमूव्ड सीक्वेंस ड्यूरिंग द आरएनए फॉर्मेशन। तो स्प्लाइसिंग करके निकाल दी जाती है, और इस आरएनए में सिर्फ एमआरएनए में सिर्फ एक्सॉन्स एक्सॉन्स होते हैं। तो पूरा जीन का सीक्वेंस पता करने की जगह क्रेग वेंटर ने क्या करा कि एमआरएनए से तो पहले डीएनए बनवाया। एमआरएनए से प्रोटीन बनता है वैसे तो, पर एमआरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवा के उसने एक ऐसा डीएनए बनाया जिसमें सिर्फ वही जीन थी जो एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, यानी कि जो एमआरएनए बनाती थी। इसीलिए इस सीक्वेंस टैग को उसने ईएसटी बोला, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। ईएसटी कुड बी यूज टू हैंडल्स टू आइसोलेट द इंटायर जीन। और ईएसटी एक कुड बी हैंडल्स की तरह यूज कर सकती है, जिससे हम एंटायर जीन भी ढूंढ सकते हैं। वेंटर मेथड देयरफॉर फोकस ऑन द एक्टिव पोर्शन ऑफ द जीनोम which was producing a messenger RNA for protein synthesis। वेंटर के प्रोसेस इसीलिए कहते हैं कि आरएनए के ऊपर फोकस करता था कि जो प्रोटीन बना पाता है। द ईएसटी अप्रोच हैज जनरेटेड इनॉर्मस साइज कैटाबेसिस। और ईएसटी ने बहुत सारे कैटलॉग्स, कैटाबेसिस बनाए हैं ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, फैसिलिटेटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिलिमिनरी ट्रांसक्रिप्ट मैप ऑफ द ह्यूमन जीनोम। और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट मैप भी बनाया ह्यूमन जीनोम का। द डेवलपमेंट ऑफ ईएसटी टेक्निक इज कंसिडर्ड टू, और ईएसटी टेक्निक का डेवलपमेंट कराना कंसिडर है, हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द फिजिबिलिटी ऑफ हाई थ्रूपुट जीन डिस्कवरी। हाई थ्रूपुट जीन डिस्कवरी के बारे में भी डेमोन्स्ट्रेशन है। स्क्रीनिंग ऑफ ऑल द पॉसिबल जीन कैंडिडेट फ्रॉम ईएसटी लाइब्रेरी as well as provided a key impetus for the growth of the genomic industry. After the success of these projects, Craig Venter moved again to sequence entire genome।
तो एक बार इसका ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो क्रेग वेंटर ने पूरा एंटायर जीनोम भी सीक्वेंस किया। नाउ इवॉल्विंग अप्रोचेस, ही डिस्क्राइब डिवाइस द होल जीनोम शॉटगन स्ट्रेटेजी। अगर वो उन जीनोम को उसको सीक्वेंस करना था तो उसने शॉटगन स्ट्रेटेजी भी बनाई, विच इन्वॉल्व्स रैंडमली ब्रेकिंग द डीएनए इनटू सेगमेंट्स ऑफ वेरियस साइजेस। शॉटगन की तरह रैंडम फ्रेगमेंट्स बनवाए जाएंगे और फिर उन्हें क्लोन कराया जाएगा वेक्टर्स के अंदर। सिंस द फ्रैगमेंट्स आर रैंडमली क्लीव्ड, क्योंकि फ्रैगमेंट रैंडमली क्लीव हुई है तो वो ओवरलैप करेंगी, एंड अ जीनोम असेंबली प्रोग्राम यूज टू फिट द कंटिन्यूअस पीसेज ऑफ मैचिंग ओवरलैपिंग एंड्स। और जो फ्रैगमेंट्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से ओवरलैपिंग रीजन्स बनेंगे, उनको साइड बाय साइड रख के, ओवरलैपिंग एंड बाय एंड रख के मेथड वैलिडेट कर देगा सीक्वेंसिंग ऑफ इंटायर जीनोम of a few selected microbes. This is how the first set of whole genome sequences of the smallest genome, Mycoplasma genitalium and Haemophilus influenza RD, was released. सबसे पहले इन दोनों बैक्टीरियाज का जीनोम सीक्वेंस किया गया इस मेथड के थ्रू, शॉटगन के थ्रू। एंड क्योंकि ये स्मॉलेस्ट जीनोम्स थे, टू एनालाइज द डाटा सेवरल कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैव टू बी अडॉप्टेड टू फास्ट कंप्यूटर्स। और इसको जल्दी से करने के लिए, एनालाइज करने के लिए डाटा को और साइड एंड टू एंड सीक्वेंसेस को लगाने के लिए फास्ट कंप्यूटर्स का यूज किया गया। लेटर सेवरल न्यू प्रोग्राम्स वर आल्सो रिटन टू accomplish द टास्क ऑफ सीक्वेंस असेंबली। सीक्वेंस असेंबली करने में कंप्यूटर्स यूज होते थे। क्रेग वेंटर established an organization called the Institute of Genomic Research, the TIGR, the Institute of Genomic Research located in Maryland, USA। तो क्रेग वेंटर ने एक इंस्टीट्यूट भी बनाया जिसे TIGR कहा गया, लोकेटेड इन मैरीलैंड, यूएसए। एंड सून होल जीनोम sequences were determined for many other bacteria, including those that live in the exotic environment such as hot temperature। थोड़ा हॉट टेम्परेचर, डीप सी वेंट में मिलने वाले बैक्टीरियाज को, और जो बैक्टीरिया मेडिकली इंपॉर्टेंट थे उनको भी सीक्वेंस किया गया। ड्यूरिंग दिस टाइम सेवरल ग्रुप्स ऑफ यूरोप ऑल्सो इनिशिएटेड होल जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ बैक्टीरिया। यूरोप के भी कुछ ग्रुप्स, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, बैसिलस सबटिलिस एट पास्चर इंस्टीट्यूट। तो पास्चर इंस्टीट्यूट पे भी कुछ और बैक्टीरिया के, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के और बैसिलस सबटिलिस के जीनोम पूरे पूरे तरह से क्या होने लग गए, सीक्वेंस होने लग गए। जनरली इन यूरोप लार्ज कंसोर्टियम्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन वेरियस कंट्रीज वर फॉर्म टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर स्ट्रेंथ। और जनरली यूरोप में लार्ज बड़े बड़े कंसोर्टियम्स में ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो थे वो बहुत सारे कंट्रीज से वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, एक दूसरे को हेल्प भी कर रहे थे इन जीनोम प्रोजेक्ट्स में। The exciting commercial era of genomics begins with the establishment of Celera Genomics, that was dedicated to sequencing the human and the mouse genome। Celera Genomics नाम के establishment ने ह्यूमन और माउस के जीनोम को सीक्वेंस किया। Compared to the microbial genome, human genome is large, 3 into 10⁹ base pairs, and also contain lot of repeated sequences. These repeated sequences present difficulties in sequence assembly because double doubts arise that regard or to their true order of rearrangement in the genome. The parts containing the genes were somehow easier to assemble. The problem of the sequence assembly of repeats of unique sequences by the computer is akin to its example. Suppose you were blindfolded and asked to pick two balls of different sizes from a lot of mostly identical balls. You would make several attempts but end up with failure most of the time because you may not be able to distinguish one ball from the another. However, if you were given the same assignment of drawing two different balls from lot of balls of all different sizes and shape, then there is a good possibility। अगर repeats आ गए तो आप बहुत मुश्किल से ही बॉल्स को पहचान पाएंगे। सेम प्रॉब्लम यहाँ हो रही थी क्योंकि ह्यूमन जीनोम में भी कई रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं। तो कंप्यूटर्स इस काम को कर पाए कि वो बहुत ही मुश्किलों के बाद सीक्वेंस को अरेंज कर पाए ह्यूमन के, बिकॉज देयर वर मेनी रिपीटेड सीक्वेंस एज वेल। बट द अनरावलिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम गेव अ सरप्राइज। Initially, EST sequence had led to estimate of about 1 lakh gene being present in the human genome. The genome sequence, however, revealed that there are only 30,000 gene। जब EST से हमने निकाला तो हमें 1 लाख जीन एस्टिमेट निकली थी, पर जब जीनोम सीक्वेंस हुआ तो उसमें हमें सिर्फ 30,000 जीन मिली।
फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलनजेस्टर सिंपल ऑर्गेनिज्म है और इमेंसली कॉम्प्लेक्स है। ह्यूमन बीइंग सिंपल ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग तो इमेंसली कॉम्प्लेक्स ही है। possessing only twice the number of genes of fruit fly। हमारे अंदर सिर्फ फ्रूट फ्लाई से दुगनी जीन्स हैं। तो ये हमें बिल्कुल एक एक्साइटिंग चीज लगी, एक सरप्राइजिंग चीज लगी। It turned out that the human can achieve this through combination of genes. You can understand this by an example। या हम लोग कॉम्बिनेशन की वजह से इतने ज्यादा वैरायटी बना पाते हैं, इतनी ज्यादा कॉम्बिनेशंस बना पाते हैं अपनी। जैसे मैकेनिक के पास अगर सेट ऑफ 20 to 30 टूल्स हो, तो ईच वन डेडिकेटेड टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क, देन द मैकेनिक कैन अकम्प्लिश 20 or 30 टास्क। हाउएवर अगर सेम सेट ऑफ टूल फ्लेक्सिबल पार्ट्स भी हों, then same mechanic can generate several new combination of these tools to carry out 100 of tasks। Naturally, through combination, these mechanic will have more business, earn more money, and will be more sought after compared to those dedicated one job specific tool। तो जब ज्यादा टेक्नोलॉजी होती है, जब ज्यादा स्पेयर पार्ट्स होते हैं और फ्लेक्सिबल पार्ट्स होते हैं, तो ज्यादा काम कर पाएंगे, ज्यादा बिजनेस, ज्यादा अर्न कर पाएंगे। सेम वे में अगर ह्यूमन के पास जीनोम ज्यादा है, जीन ज्यादा है, तो वो उसको अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग तरह के वर्क कर पाता है। बिलो द सेक्शंस ऑफ जीनोमिक एक्सप्लेन द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इट्स एक्साइटिंग न्यू एरिया। With the development of automated sequencing, it has been possible to sequence genome of many organisms। तो ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का जीनोम हम सीक्वेंस कर पाए हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट लिस्ट डिस्प्लेड एट द NCBI, National Center for Biotechnology Information, NCBI is the National Center for Biotechnology Information। This site has 1409 complete genome sequencing of bacteria and archaea, 40 complete genome sequencing of eukaryote, and 2537 complete genome sequencing of viruses। The sequencing project have shown several interesting and unexpected findings। और sequencing project ने बहुत सारी interesting और unexpected findings show करी है। The term genomics itself has undergone expansion in last few years, and in the present context also includes genome function। Genomic can be broadly divided into structural genomics and functional genomics। तो genomics लास्ट फ्यू इयर्स में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है इसका, और अब जीनोमिक्स के अंदर ब्रॉडली दो कैटेगरीज आती हैं, दो डिवाइड हो चुकी हैं, जो स्ट्रक्चरल जीनोमिक और फंक्शनल जीनोमिक्स है। तो आज की क्लास हमारी सिर्फ इंट्रोडक्शन पे थी। हम फंक्शनल जीनोमिक और स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स के बारे में कल पढ़ेंगे, एंड देन जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में हम देखेंगे कि जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं। And random and shotgun sequencing is the other method। Directed sequencing of bacterial artificial chromosome contains, this is another further topics। So we will be doing these topics one by one tomorrow। That is I am now ending the video here। If you like